हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होगे और चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होगे। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल्स एंड न्यूज एनालिसिस पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में द हिंदू में जो एडिटोरियल आ रहा है वो एक एडिटोरियल फॉरेन पॉलिसी को लेकर के होता है और दूसरा एडिटोरियल जो होता है वो घरेलू मुद्दों या और से संबंधित होता है। तो पहला जो आर्टिकल आज आया है वो भारत और अमेरिका के बीच में है, क्योंकि अभी 22 जून के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं और नो डाउट अमेरिका जो है पूरा का पूरा जो अपना इंडिया का मार्केट है उसकी उसके दृष्टिकोण से देखता है और इंडिया जो है वो अमेरिकी कैपिटल और अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर अपना दृष्टिकोण देखता है। तो बात अंत में यही हो जाती है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल शरणार्थी पर है, चूँकि आज 20 जून के दिन विश्व शरणार्थी दिवस है। और तीसरा जो आर्टिकल है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के है। चौथा जो आर्टिकल है वो भारत में जो दवाएं बनती हैं उसके उसके प्रभाव को लेकर के है, वैश्विक इफेक्ट को लेकर के। तो आइए हम लोग एक एक आर्टिकल बिना किसी देरी के फ्रेंड्स देखते हैं और आगे जो है उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये पहला जो आर्टिकल है ये भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंध के ऊपर है। इसमें कहा क्या गया है कि वर्तमान में भारत और अमेरिका जो है दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बात मैंने जैसा कि अभी कहा। और क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भारत ऐसा है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टिकोण से बहुत बहुत विशाल मार्केट है। यहाँ पर एक तो भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा देश है, दूसरा इसकी जनसंख्या भी बहुत मायने रखती है। तो इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए क्या है, एक बिग मार्केट है। और दूसरी तरफ जो है भारत वो अमेरिका को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। वो अमेरिका को अमेरिकी पूंजी के दृष्टिकोण से और इसके बाद जो है तकनीक की दृष्टिकोण से देखता है। और इन दोनों को लेकर के यहाँ पर अमेरिका क्या है कि वो सोचता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनियाँ हैं, चूँकि इंडिया इज अ बिग मार्केट, वहाँ पर जो है हम मैक्सिमम निर्यात कर लें, चीज़ों को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर लें। और हमें भारत सोचता है कि हम अपना निर्यात भी बढ़ा लें और हमको जो आवश्यकता है पूंजी की आवश्यकता है, चूँकि हम विकासशील देश हैं और हमारे यहाँ का जो निर्माण सेक्टर है अमेरिकी कंपनियां आकर के उसको रिफॉर्म करें, उसको सुधारें। तो इंडिया जो है अमेरिका को इस तरफ से देखता है। अब यहाँ पर राइटर जो है वो कह रहे हैं कि अगर कुछ संबंधों की बात करें या कुछ तथ्यों की बात करें तो भारत को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के संबंध में कुछ तथ्य आएंगे, उसको जो है आपको कोरिलेट करना होता है। तो भारत क्या है कि अभी तक अपनी जो एक इकोनॉमी है वो भारत को अपनी जीडीपी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में जो समय लगा है वो 63 साल का समय लगा है। यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 63 साल का समय लगाई और वहीं दूसरी तरफ $2 ट्रिलियन तक पहुंचने में 7 साल का समय लगाई, $3 ट्रिलियन तक पहुंचने में 3 साल का समय लगा है। यानी कि आप देखेंगे 63 से लेकर के बाकी जो है टाइम जो है वो बहुत तेजी से डाउन हुआ है, गिरा है। और इसमें जो है भारत का अनुमान है, जैसे भारत की एक संस्था है प्राइस वाटर हाउस कापर्स, ये जो है इसने अनुमान लगाया है। अब इसके अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है भारत 2047 तक जो है $25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1947 से लेकर के फ्रेंड 2047 तक, यानी कि इतना जो है गैपिंग है। 2047 तक भारत क्या हो जाएगा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था हो जाएगा।
अगर भारत की वैश्विक जीडीपी की हिस्सेदारी की बात की जाए, यानी कि भारत विश्व में अपनी जीडीपी का कितना परसेंट रखता है, अगर इसकी बात की जाए तो 1700 के दशक में, यानी कि सन 1700 में भारत की जो वैश्विक जीडीपी थी वो 35% थी। यानी कि ग्लोबल जीडीपी में इंडिया 35% कंट्रीब्यूट था सन 1700 ईस्वी में। अगर 291 वर्ष के बाद देखें, अब आप सोच सकते हो कि आधुनिकता और परंपरागत में क्या डिफरेंस होता है। सन 1700 की जो इकोनॉमी थी वो भारत की कैसी थी, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था थी। वहीं 1991 में 1% घट करके हो गई, यानी कि 1991 में जो है वो 1% घट करके हो गई। अब यहाँ पर बात आती है, आज जो है इसकी जीडीपी, यानी कि भारत की जो जीडीपी है वो वैश्विक हिस्सेदारी 4 से लेकर के 5% है। यानी कि 1700 से 1735%, फिर 1991 में 1%, फिर वर्तमान में 4 से 5%। और यह क्या है, लगातार जो है ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। अब अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है वो 2030 में 1 बिलियन पहुंच जाएगी, जो कि G8 के समस्त सदस्यों से ज़्यादा है। अगर आज भारत के इंटरनेट कवरेज की बात करें तो यह लगभग इसके बराबर है, यानी कि G8 के जितने सदस्य हैं उतने के बराबर ये भारत में इंटरनेट के उपयोग करता है। अभी हाल ही में जो 8 साल पहले जहां भारत की बात की जा रही है, जहां भारत जो है कि पर कैपिटा मोबाइल डाटा उपभोग, यानी कि जो हर व्यक्ति मोबाइल कितना यूज करता है डाटा, वो पूरे विश्व में सबसे लो पर था। ठीक है, और समझ लीजिए कि 122वें स्थान पर था। चाइना और यूएस के संयुक्त से भी ज़्यादा था, यानी कि जितना चाइना और जो है अमेरिका को मिला करके इंटरनेट यूज करता है, उतना भारत में अकेले था। और यह जो है समस्त अगर रैंकिंग की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक पे आते हैं। भारत के कोने कोने तक हर किसी को समृद्ध बनाने में यह मदद कर रहा है। इंटरनेट जो बुनियादी सुविधा है आज के युग में, ऐसा राइटर कहते हैं। अब अगर बुनियादी संरचनाओं की बात करें, अगर बुनियादी संरचनाओं की बात करें तो यह आने वाले जो समय है, आने वाले समय में कुल मिलाकर के लगभग 5 से 10 सालों में प्रतिध्वनित होगा बुनियादी संरचना। क्यों? क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये लंबी परियोजनाएं हैं, लंबी अवधि की ये सब योजनाएं हैं। संरचना निवेश में अगर खर्च की बात करें तो संरचना निवेश के खर्च में तेजी आई है। क्यों? क्योंकि जगह जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बढ़ रहा है, जबकि राजकोषीय विवेक को क्या किया गया है, बनाए रखा गया है। यह और सबसे बड़ी बात यह है कि राजकोषीय जो विवेक होता है उसको बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जो ईंधन है, ईंधन पर जो है कार्बन टैक्स के साथ साथ कोयला, उपकर और बुनियादी ढांचा अर्थात अधिभार भी लगाया गया है। और जो इससे राशि मिली है, इससे मिलने वाली जो राशि है वो पर्याप्त राशि थी, और उस राशि का जो प्रयोग है रेल, रोड, बंदरगाह के निर्माण, इन सब पर किया गया। यह एक तरीके से अगर कहा जाए तो हरित प्रौद्योगिकी की तरफ था, हरित टैक्स था। और जिन जिन आइटमों पर सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स लगाया गया था वह आइटम जो है नॉन ग्रीन था, यानी कि वो हरित नहीं था। अगर फ्यूल सब्सिडी की बात करें तो 2015 में जहां पर फ्यूल सब्सिडी जो है 50,000 करोड़ रुपए थी, वहीं वर्तमान में कितना है, 7,000 करोड़ रुपए है। यानी कि फ्यूल सब्सिडी क्या हुई है, डाउन हुई है। विभिन्न परियोजनाओं की अगर प्रगति की बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा होता क्या है कि संघ और राज्यों में होने वाले जो है हर महीने इसकी किसी न किसी रूप में समीक्षा की जाती है। और सामान्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो संरचना है उसमें संरचना को लागू करने की स्थिति में अधिकारियों में जो है दिशा निर्देश होता है, अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जाता है, और वह जो है हर स्तर पर उसकी जांच की जाती है कि सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची, उसकी प्रगति क्या है।
और इसके चक्कर में जो भारत की परियोजनाएं होती हैं वो अक्सर देरी का शिकार हो जाती हैं। तो इसीलिए राइटर कहते हैं कि यह जो बात है कि परियोजनाएं भारत में बहुत देरी से कंप्लीट होती हैं, इस बात को जो है उसका रीजन यही होता है कि हर नौकरशाही के हर स्तर पर जो है उसकी जांच होती है। तो यह जो है दिशा निर्देश की बात जहां लोगों में नकारात्मक है, वहीं राइटर कहते हैं कि एक सकारात्मक है, क्योंकि जांच के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें निकल करके आती हैं और इसको राइटर कह रहे हैं कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि लोगों का कहना होता है कि परियोजनाओं में जो है बहुत लंबा समय लग रहा है। इसके साथ साथ जो है गति शक्ति, जो कि भू-स्थानिक संरचनाओं को शक्तिशाली उपकरणों के साथ लेकर के चलती है, तथा यह जो है अनावश्यक रूप से सड़क और जंगलों के कटाव को रोकती है। यह समय और संसाधन की बचत भी होती है। इसके अलावा अगर कोयले के वाणिज्यिक उपयोग के खनन के लिए बात किया जाए तो पहली बार जो है निजी क्षेत्र को जो है इसमें घुसाया गया। ऐसा पहली समय था और यह जो दिया गया था निजी क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में आवंटित किया गया था इसके खनन के लिए, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में था। सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जो स्टेट थे विशाल रूप से ये पुरस्कृत किए गए थे। इनको जो है काफ़ी ह्यूज मात्रा में इनको लाभ मिला था। और अगर 2010 से लेकर के 17 तक की बात की जाए तो किसी भी जो है नए तेल की खुदाई का कोई भी भारत में अनुबंध नहीं था। वहीं जो है 2023 के अंत तक 5 लाख स्क्वायर फीट जो है तेल खुदाई का अनुबंध कर दिया गया। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब राइटर ने तथ्य लिखा है, पूरा को पूरा फैक्ट के रूप में बताया है। इंडियन इकोनॉमी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उससे कितना लाभ होगा उस परिप्रेक्ष्य में ये सब आया है। जो सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली की जो पारदर्शिता है वो उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। पहली बात, वित्तीय प्रणाली में अघोषित सुधार किया गया और इसमें जो अघोषित सुधार हुआ है वो कहीं न कहीं इंडिया में मेगा संरचना के निवेश के लिए संभव बना दिया गया। यह पूरी तरीके से पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सरकार के वित्तीय खर्च में उसके रिसाव को, उसके समय को, बर्बादी को रोकने के लिए प्रभावशाली सुधार है। यह विभिन्न प्लेटफॉर्म को बैंकों के साथ क्या काम करता है, जोड़ करके सीधा का सीधा जो है भुगतान, लाभ, समय की बचत, लागत, गुणवत्ता सुधार को सक्षम बनाता है। अगर इसकी बात की जाए वर्तमान समय में तो 1200 मिलियन लाभार्थी और 592 बैंक, इसके अलावा 1200 से ज़्यादा जो है राज्य, 12,000 से ज़्यादा राज्य और केंद्र की योजनाओं को कवर करते हुए 6,000 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ $1.64 ट्रिलियन के मूल्य का ट्रांजैक्शन जो है अभी तक इसने लेन देन किया है। इतने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में इतने इसने जो है लेन देन किया है। अगर जो विदेश में रहते हैं उनके प्रेषण की बात की जाए, कितना धन वो भारत में सेंड करते हैं, तो भारत को लगभग $100 बिलियन की प्राप्ति होती है विदेशों से। जो लोग भारत में, भारत के बाहर रहते हैं लेकिन भारत से पैदा हुए हैं, इनकी संख्या लगभग 20 मिलियन के करीब है। जो वैश्विक प्रवासी जनसंख्या जो कि 280 मिलियन है उससे थोड़ा सा यह कम है। यह प्रभावशाली और विश्वास से भरा हुआ क्षण है। क्यों? क्योंकि विदेशों से धन के मामले में अगर बात करें तो भारत क्या था, पहले 195 देशों में कहीं कहार खड़ा होता था, लेकिन आज इसकी कंडीशन ये हो गई है कि आज यह G8 के जो सदस्य हैं उनके साथ यह कंधे से कंधा मिला करके चलता है। और नो डाउट भारत की इकॉनमी में सुधार तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कुछ जो है वो किया जाना बाकी है। और वह क्या बाकी है भी आगे के पैरा में ये सब आएगा। अब यह सफलता भारत की सफलता जो है यानी कि अभी तक जो भारत ने सफलता हासिल की है, खास करके राइटर बता रहे हैं 2014 के बाद से, वो माननीय प्रधानमंत्री की जो है वैश्विक पहुंच, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बार बार विदेश यात्रा की जाती है, जो ये सब की जाती है, उनकी वैश्विक पहुंच, उनकी व्यक्तिगत पहुंच, वैश्विक नेताओं से उनकी अव्यक्ति दोस्ती, परस्पर आवागमन के कारण जो है ये सब सक्षम हुआ है। और इसमें जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी जो है बहुत ही
अब एक तरीके से बहुमूल्य योगदान है। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं वो भी जो है वहाँ पर जब विदेश में जाते हैं तो भारत के विषय में जब भी कोई क्वेश्चंस उनसे पूछा जाता है तो उसके विषय में बहुत सूक्ष्म अभिव्यक्ति वो व्यक्त करते हैं तथा एकदम रियलिटी ग्राउंड पर क्या चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा शेयर करते हैं। तो इससे क्या है कि भारत के विषय में लोगों में समझ बढ़ जाती है। अभी हाल ही में जो है अमेरिका में एक मीटिंग हुई थी, उस पर बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे गए थे और उन सब प्रश्नों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने जवाब दिया था। राइटर बता रहे हैं कि भारत को अपने अतीत में कूटनिरपेक्षता तथा प्रत्येक स्थिति की योग्यता को राष्ट्रीय हित के आधार पर मापने की आवश्यकता है। यानी कि भारत का जो अपना हित है उसको एक तरीके से बेहतरीन ढंग से अपना जो कार्य है उसको राष्ट्रीय हित पर लेकर के चलने की ज़रूरत है और गुटनिरपेक्षता की स्थिति को जो है उससे बाहर निकलने की बात या राइटर के द्वारा कही जा रही है। हालांकि ये गुटनिरपेक्षता और तटस्थता एक सीमा तक अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाद चूंकि जो ग्लोबल एरा है आज के युग में वैश्विक जो स्थिति है उसमें हर देश एक दूसरे से बेहतरीन आवश्यकताओं के कारण जुड़े हुए हैं, इसलिए आप जो है एकदम से तटस्थ नहीं रख सकते। कुछ मुद्दों पर आपको तटस्थ रहना होगा और कुछ मुद्दों पर आप नहीं रह सकते। अभी हाल ही में क्या हुआ कि रसियन जो आयल है, चूँकि यूक्रेन वार चल रहा है, तो रसियन आयल जो है उसको भारत ने बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उसको पाया और उसको भारत में बनाया, रिफाइन किया और उसको पुनः जो है कहाँ भेज दिया, यूरोप में भेज दिया गया। अगर इस तरीके के समझौते की बात करें तो यह समझौता जो है किसी भी वैश्विक निजी फंड को, इक्विटी फंड को गौरवान्वित करेगा। यानी कि आपने दूसरे देश से सस्ते दामों पर तेल लेकर के अपने देश में उसको रिफाइन करके उसको हायर प्रायोरिटी पर बेचा। नो डाउट यह बहुत ही बेहतरीन क्षण था। चाहे दुनिया जो है इसको किसी भी नज़रिए से देखे, किसी भी नज़रिए से कहे, हालांकि जैसे यूरोपियन कंट्री जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने चीटिंग की है, हमको रसियन तेल जो है वो हाई दाम पर बेचा है, प्राइस कैप्स के अंतर्गत जो मूल्य है उससे उच्चतम दाम पर भेजा है। तो आप कहते रहिए, वो तो और इंडिया ने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इससे भारत सरकार इस विषय से अनजान थी, कहानी खत्म। अब वही मैंने अभी कहा कि जो भारत को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता, भारत क्या कर सकता है। भारत इस टेक का उपयोग करके आंतरिक प्रक्रियाओं का जो है अधिक डिजिटलीकरण कर सकता है, यानी कि मानदंड जो हैं वो निर्धारित करके भारत की जो आंतरिक स्थिति है उसको और सुधार कर सकता है, बेहतरीन सेवाएं दे सकता है, रुकी हुई कृषि जो सुधार हैं उसको, सप्लाई चेन को मजबूत कर सकता है। कंपनियां जो भी निर्माण करती हैं और चाइना के बाहर तलाश रही हैं उनको जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भारत को विशेष रूप से जुडिशियल सिस्टम में सुधार करना होगा और ख़ास करके वित्तीयगत जुडिशियल सिस्टम, ताकि जो बाहर की कंपनियां किसी मामले में फंस जाती हैं तो उनको जल्द से जल्द निजात मिल सके ताकि वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। तो इन सब तरीके से भारत को एक जो है आवश्यकता है। अब यहाँ भारत के कुछ और तथ्यों की बात की जा रही है कि भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो 290 बिलियन डॉलर है। इसकी जीडीपी का 9% और कोविड-19 के पहले दोगुना यानी दोगुना था। और इसमें जो है बात की जा रही है 50% लगभग कृषि में भी अभी भी यह रुका हुआ है, यानी कि जो भारत का व्यापारिक घाटा है उसमें 50% तो लगभग कृषि में, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में घाटा हुआ है, तो वो अभी भी उसी पर बना हुआ है। और विनिर्माण सेक्टर की अगर बात करें तो जो इसकी विनिर्माण सेक्टर जो है वो जीडीपी का 14 से 15% पर फंसा हुआ है। अमेरिकी पूंजी और तकनीकी कई क्षेत्रों में मदद कर सकती है। भारत जैसा कि 75 साल अपने स्वतंत्रता को पूर्ण कर चुका है, अभी तक अम्बेस्टर कार और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसने जो है भारत की जो स्थिति थी वो फंसी नहीं है, यानी कि दिन ब दिन किसी न किसी रूप में उसमें रिफॉर्म हुआ है, भारत आगे बढ़ा है और महत्वपूर्ण तरीके से अमेरिकी कंपनियों को जो है वो सहायता की आवश्यकता है और ये जो है इसके आधुनिकीकरण करने में सक्षम भी हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि हम अमेरिकी कंपनियों और पूंजी की जो है आवश्यकता जो है वो
इसी रूप में देखता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स यानी कि अमेरिका में जो दो पार्टियां हैं, दोनों भारत को एक महत्वपूर्ण सभ्यता का और जो है रणनीति पाठक के रूप में देखते हैं। कई वर्षों से ये दोनों पार्टियां जो हैं भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक के रूप में देखते हैं। इसी को और आगे करने की भी ज़रूरत है, यानी कि विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद राइटर का है नरेंद्र मोदी जो है पूरे विश्व में केवल जो है एक जो है अकेले ऐसे नेता हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे देश के, वो जो है युवा कांग्रेस यानी कि अमेरिकी युवा जो कांग्रेस है, अमेरिकी युवा कांग्रेस, उसको जो है 2 बार संबोधित करने का उनको गौरवान्वित बड़ा क्षण मिला। 2 बार वो जो है उसको संबोधित कर चुके हैं और इसको संबोधित करना इतना कोई आसान कार्य नहीं है। निश्चित तौर पर राइटर उसको बहुत बड़ी मानते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई भक्त नहीं कर सकता, जैसा लोग कहते हैं। अमेरिका और भारत यानी कि अमेरिका और भारत की स्थिति करें तो अमेरिका और भारत आपस में मित्र हैं, किंतु सहयोगी नहीं है। देखो, सहयोगी अपने स्वार्थ में देखता है और मित्र स्वार्थ भी देखता है, और उसमें हालांकि व्यापारिक युग में जो है उसमें स्वार्थ ही प्रभावी रहता है। तो भारत और अमेरिका आपस में मित्र तो हैं किंतु सहयोगी नहीं। और पाकिस्तान के विषय में जहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान मित्र नहीं है, सहयोगी है, और इस बात को स्टीफन कोहन अक्सर कहा करते थे। मित्रता से मित्रता तक का सफ़र बहुत छोटा है अभी वर्तमान समय में, और अभी इसको और भी अधिक बढ़ाने की ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ज़रूरत है। अमेरिका दुनिया भर में अबू धाबी सहित 15 स्थानों पर प्रवासी औपचारिकताओं को पूरी करने में अनुमति देता है, यानी कि जो प्रवासी औपचारिकता होती है वो 15 स्थानों पर पूरा करने का अमेरिका जो है अलाउ करता है। वीज़ा के मुद्दे पर चूंकि वीज़ा के मुद्दे समान होंगे, यानी कि वीज़ा जो अमेरिका में मोदी जाएंगे तो टेबल पर वीज़ा के मुद्दे की बात होगी, तो बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली इन सब स्थानों पर वीज़ा को जो है शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि जो औसत नागरिक हैं यानी कि जो और सब नागरिक हैं उनको अमेरिकी यात्रा करने में आसानी मिले, वो अमेरिका जो है वो आसानी से यात्रा कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो है राइटर ने पूरी की पूरी बात लिखी है। अमेरिका यात्रा में मोदी की विशेष क्या पहल हो सकती है क्या नहीं, वो तो 22 जून उनकी यात्रा के लौटने के पश्चात पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में क्या है क्या नहीं है ये बात राइटर कहते हैं। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल रिलेटेड है शरणार्थी से। नए देशों के लिए शरणार्थी, नए देश में जो है शरणार्थी एक संपत्ति के रूप में, यानी कि कैसे जो है एक शरणार्थी संपत्ति के रूप में है। पहला जो रिलेटेड फैक्ट है वो है विश्व जो शरणार्थी दिवस है वो 20 जून है। आज पूरे विश्व में शरणार्थी एक राइटर करें एक विशेष समस्या बन चुकी है, खास करके यूक्रेन युद्ध में, म्यांमार में, सूडान में, अफगानिस्तान में, सोमालिया में। दक्षिण एशिया भी जो है इससे अछूता नहीं रहा है, हर जगह पर ऐसा हुआ है। दक्षिण एशिया में इंडिया ने लगभग 2.5 लाख लोगों को बलपूर्वक, जिसमें औरत बच्चे भी शामिल थे, उसको विस्थापित किया। हालांकि भारत सरकार जो है अभी तक जो भारत सरकार का रवैया रहता था कि वो शरणार्थियों को लेकर के उन पर मानवता दिखाती थी, दया दिखाती थी, उनकी सहायता करती थी, उसको जो है उसके लिए राइटर कहते हैं कि भारत सरकार को जो है उसको धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा अब होना पॉसिबल नहीं है। शरणार्थी राइटर करें कि संपत्ति के रूप में कैसे हो सकते हैं। अगर आज बात करें शरणार्थी में, तो शरणार्थी जो है एक शरणार्थी अफगानी थे, उनका जो काल्पनिक नाम है अहमद था, और उनकी जो है यहाँ शरणार्थी होता क्या है, जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में जो है हो जाता है ऐसा, तो काल्पनिक नाम अहमद है। अब अहमद की अगर बात करें तो उन्होंने भारत में एक शरणार्थी के तौर पर शरण ली थी, और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके आज वो अपने स्थानीय बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं, शरणार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो इस कार्य ने बहुत ही मूल्यवान सदस्य बना दिया। अगर एक अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो तस्लीमा, जो कि रोहिंग्या थे, भारत से जो है वो 2 बार विस्थापित हुई, और उसने अपने सपने को पूरा किया, शिक्षा ग्रहण किया,
और आज वह अपने समुदाय की लड़कियों के लिए आदर्श बन चुकी है। अगर और शरणार्थी की बात करें तो अफगानी शरणार्थी जिन्होंने धीरे धीरे अपने कैरियर की तरफ अग्रसर हुए तथा जो है डिजाइनिंग कलाकार के क्षेत्र में भी उभरे। अभी हाल ही में उभरते हुए एक ब्रांड के लिए स्विम वियर तैयार किया गया जो बिक्री के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, और इसमें महत्वपूर्ण है कि यह अफगानी शरणार्थी के द्वारा ही तैयार किया गया। कुल मिलाकर के कहना फ्रेंड्स ये है कि शरणार्थी जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पर अपने करियर को लेकर के कहीं ना कहीं इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं और अपना कुछ न कुछ जो है योगदान दे रहे हैं। उनके साथ राइटर कह रहे हैं कि वित्तीय सपोर्ट, शिक्षा का सपोर्ट, स्वास्थ्य, अन्य तरीके जो सपोर्ट के होते हैं वो सब तरीके उनके साथ करना चाहिए। उन्हें एक मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें शरणार्थियों को भयावह के दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा, यानी कि राइटर जो कह रहे हैं कि शरणार्थी को भयावह दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को, सरकारों को, निजी संगठनों को, उनके देशवासियों को ऐसा करने के लिए वो मना कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उनका कहना है कि अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता है लोगों के द्वारा। राइटर का कहना है कि लोग उनको जो है समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देना होगा, अपने समुदाय में शामिल करना होगा तथा यह जो है एक तरीके से केवल सरकार ही नहीं बल्कि निजी संस्थान, गैर सरकारी संगठन आदि के लिए बात हो जाती है। उनके साथ साथ एक सभ्यता का व्यवहार करें। भारत सरकार का जो विजन है विकास युवा विकास युवा युवा विकास युवा भारत, यानी कि विकास युवा विकास भारत, इसको कहीं न कहीं जो है इस बात पे अधिक जोर देता है कि आज शरणार्थी दिवस पर हमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर के संकल्प लेना होगा कि हम शरणार्थियों को भगाने की दृष्टिकोण से ना देख करके उन्हें अपने में सम्मिलित करें, उनको सपोर्ट करें, उन्हें एक उपलब्ध एनवायरनमेंट में शामिल करें, संसाधन के रूप में विकसित करें। हालांकि कहना इतना आसान होता है लेकिन बहुत सारे मुद्दे शामिल होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि विकासशील देश खुद ही अपनी व्यवस्था को लेकर के परेशान होते हैं, उनके पास कैपिटल नहीं होता है। और एक तो विकासशील देशों में जनसंख्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और जनसंख्या को कंट्रोल इस तरीके से डायरेक्ट किया नहीं जा सकता। तो जनसंख्या खुद ही विकासशील देशों पर हावी होती है। दूसरे, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्समेंट नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं। वो विकासशील देश खुद ही आर्थिक और क्या कहते हैं शिक्षा के स्तर पर पीछे बने हुए होते हैं, और अगर अधिक लोग उसमें शामिल हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को, आवास डिस्ट्रीब्यूशन को। तो एक तरीके से जब तक आप पहले अपने, वही कहावत कही जाती है कि अपने घर की स्थिति पहले सुधारें बाद में दूसरों का देखें। तो कहना आसान होता है, लोग कहने को कह देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। बोलना आसान होता है, करना आसान नहीं होता है। लोग आकर के अगर गरीब हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है सरकार को भी और केंद्र को भी, राज्य सरकार को भी, वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी, क्योंकि गरीबी बहुत सारी बातों को जन्म देती है। तो बहुत सारी बातें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अब अगर अदर बात करें, तीसरे आर्टिकल की बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तीसरा आर्टिकल है वो है दवा गुणवत्ता। अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत की जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसकी बहुत सारे हार्मफुल अफेक्ट आए हैं, यानी कि नुकसान आए हैं भारत के दवा को लेकर के। उसमें जो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के जो खाना वगैरह जो देश हैं उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है भारत के कफ सिरप से। और श्रीलंका में जो आँख की ड्रॉप दवा होती है उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, अंधापन हो गया है। तो भारत की जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनको राइटर कर रहे हैं कि विशेष रूप से इनको जो है ध्यान देना चाहिए। इसमें जो बातें हैं वो है कि भारत में निर्मित दवाओं से हाल ही में जो एक रिपोर्ट है वो प्रकाशित हुई और ये दर्शाती है कि पूरे विश्व में जो है वो इससे नुकसान हुआ है, दर्जनों मौतें हुई हैं। हाल ही में जो भारत से दवाएं गई हैं श्रीलंका में, उसमें एनेस्थेटिक दवा के प्रयोग किया गया जो दो श्रीलंकाई रोगियों की उससे मौत हो गई। पिछले महीने में श्रीलंका में भारत से निर्मित आँख की ड्रॉप से
30 रोगी की जो है वो संक्रमण हुए हैं। 30 जो है पेशेंट वो आँख की जो ड्रॉप वाली दवा आती है उससे संक्रमित हो गए और 10 अंधे हो गए। तो यह नो डाउट बहुत ही खराब बात है। कोई भी देश हो, एंथेस्टिक दवा जो कि भारत में बनती है, पहली बार उसके प्रयोग से मौत की खबरें, इन्फेक्शंस की खबरें तथा अंधे होने की जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में। इसके साथ ही जो रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अटलांटा आधारित केंद्र, इसमें जो है कुछ रोग प्रतिरोध बैक्टीरिया को खोजा है। भारत में जो रिपोर्ट है भारत के खिलाफ, उसमें उत्पादित दवाओं के खिलाफ रिपोर्ट पिछले वर्ष शुरू की गई, यानी कि जब प्रभाव आना शुरू हुआ पूरे वैश्विक स्तर पर। तो जब विश्व स्वास्थ्य संगठन, राइटर कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाम्बिया में 70 बच्चों की मृत्यु को किडनी के संक्रमण के साथ जोड़ा और इसको खांसी के सिरप के साथ जोड़ा, यानी कि गाम्बिया में 70 बच्चे जो मर गए उसको किडनी के संक्रमण के साथ और उसमें खांसी की सिरप जो थी उसका प्रयोग किया गया था। दोनों आपस में लिंक किए गए, दोनों को आपस में देखा गया तो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से संबद्ध पाए गए। सिरप में जो खांसी की सिरप थी उसमें डाई इथिलीन ग्लाइकोल तथा इथिलीन ग्लाइकोल ये जो है मौत के घटक के रूप में शामिल किया गया था। इसमें रसायन थे, ये रसायन के रूप में शामिल किया गया था जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल के सस्ते विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया था। इसे किसी भी दवा में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या? प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये जो है सस्ता पड़ता था, इसको शामिल कर दिया गया और ये एक ऐसा रसायन है कि अगर इसकी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो इससे डेथ हो जाती है। इसीलिए WHO के द्वारा यह जो है रिस्ट्रिक्टेड है कि कभी इसको जो है प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसकी जो मृत्यु है इसकी मृत्यु के तुरंत बाद भारत में बनी कफ सिरप से जो है उज्बेकिस्तान में 2022 के दिसंबर में 18 बच्चों की डेथ हो गई। इस वर्ष अप्रैल के अंत में भारत से बनी कफ सिरप फिर से WHO के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया में पाई जाने वाली दूसरी दवाओं को चिन्हित किया। इसे ऑस्ट्रेलियन विनियामक द्वारा पहचाना गया, यानी कि जो भारत में जो दवाएं थी उसमें जो मिला हुआ था रसीने जहरीले रसायन, उसको जो है सूचित किया गया। डाई एथिलीन ग्लाइकोल से जो निर्मित होता है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग से कम चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम और जम्मू में 1972 से लेकर के 2020 तक 5 घटनाएं हुई। पिछले साल ही अक्टूबर 2022 में WHO के द्वारा लाल झंडा उठाया गया। इसके बाद जो भारतीय दवा विनियामक का जो रुख है वो आचरण पूर्वान्वयन आधार पर बना रहा, लेकिन इसके बाद कंपनी को जब क्लीन चिट दे दिया गया तो उसने जो गाम्बिया को ड्रग्स आपूर्ति की थी उसको क्लीन चिट दे दिया गया। इसके बाद वैश्विक स्वास्थ्य निकाय को दोष देने के लिए वो आक्रामक हो गया। जब WHO इसके ग्राउंड पर अपना रुख रखा तो दवा नियामक का रुख जो है उजागर हो गया। स्विट्जरलैंड से जो दवा का परिणाम था वो जांच में सामने आया तथा गाम्बिया से कफ सिरप का सैंपल जो है उसमें जहर की पुष्टि घाना के द्वारा की गई। घाना के द्वारा की गई। गाम्बिया और उसकी जो संसदीय कमेटी होती है तथा CDC अटलांटा द्वारा पाई गई मौती तथा जहरीले रसायन के बीच उसमें कुछ संबंधों को निकाला। कुछ प्रथागत निरीक्षणों को छोड़कर भारतीय जो दवा नियामक हैं अभी तक ये सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से विफल रहे कि भारत से जो निर्यात की हुई जो दवाएं हैं वो दवाएं तथा घरेलू स्तर पर प्रयोग की जाने वाली दवाएं सुरक्षित हैं। भारत वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी तभी बना रह सकता है जब यह दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रहरी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, न कि फार्मा उद्योग के एक तरीके से सूत्रधार के रूप में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था फ्रेंड्स पूरे विश्व में, और मैं भी जो है इसको एक तरीके से यही कहूँगा कि अगर ये बात पूरी तरीके से सत्य है तो नो डाउट इसको जो है सरकार को भी इस पर अपना ध्यान खींचना चाहिए। ये भारत की पहली चीज़ की विश्वसनीयता को कम करता है। भारत की दवा निर्यात वैसे भी जो है थोड़ा बहुत सुधार था तो वो भी डाउन हो जाएगा, इस तरीके से कहीं न कहीं है। और दूसरी चीज़ की भारत के निर्यात में भी कमी आएगी और लोगों की जो विश्वसनीयता है भारतीय दवाओं के ऊपर वो जो है घरेलू स्तर पर भी ये पूरी की पूरी व्यवस्था को तार-तार कर देगा। अगर घरेलू स्तर पर भी लोग नहीं खरीदेंगे, अगर इसी तरीके से इसमें बात निकल कर के सामने आती रही।
अब जो अगला आर्टिकल है फ्रेंड्स वो है जमीनी स्तर पर शांति, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, स्थानीय चुनाव हो रहा है, और जब से वहाँ पर चुनाव हुआ है 8 जून को जो है वहाँ पर अधिसूचना जारी हो गई थी, तब से जो राजनीतिक हिंसा हुई उसमें अभी तक 7 लोगों की डेथ हो गई। स्थानीय चुनाव जो होगा चुनाव वहाँ पर वो 8 जुलाई को वहाँ पर होगा, और जब से 8 जून को अधिसूचना जारी हुई तब से वहाँ पर राजनीतिक हिंसा जो है उसकी आशंका जबरदस्त दर्शाई जा रही है। इसमें जो है तृणमूल कांग्रेस यानी कि जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसके विरोधी पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस इंडियन सिक्योरल फर्ड, यानी कि यह सब 8 जून से चुनाव का समाचार आने के बाद आमने सामने है। राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। क्यों? जब 15 जून को कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरे राज्य में सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी, और इसको हाई कोर्ट ने कहा था कि इसलिए की जाएगी क्योंकि राज्य सूचना आयोग और सरकार के पास एक दिन का भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरी तरीके से व्यवस्था को संभाल सके, और यह सब केंद्रीय बलों की तैनाती का सारा खर्चा केंद्र को देना होगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। और जो चुनाव होगा वो लगभग 73,897 सीटें हैं उस पर किया जाएगा। 2013 में राज्य सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए खुद दिशा निर्देश मांगा था, जो अब इसके विपरीत है, यानी कि अब कह रहा है कि अब हमको नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग आपस में मिले हैं, इस बात की आशंका देखी जा रही है। दशकों से जो राज्य में राजनीतिक हिंसा जो है सामान्य रहा है, और विरोधी पार्टियां हर समय चुनाव में सभी चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करती हैं। 2018 से जो स्थानीय चुनाव हुआ है उसमें किसी भी तरीके के केंद्रीय बल की तैनाती 2018 के स्थानीय चुनाव में नहीं की गई थी, और उसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 1/3 सीटों से ज़्यादा चुनाव जीत गई थी, और जो चुनाव जीती थी उसमें बिना चुनाव लड़े ही उनको जो है विनर बना दिया गया। विपक्षी दल जो है उनको खड़ा होने के लिए सीधा सीधा कुछ सीटों पर मनाही कर दी गई, वो अपने कैंडिडेट उस सीट पर नहीं उतार सकते। तो ये चीज़ डेमोक्रेटिक में बहुत 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 निहायत ही घटिया और गलत बात है लोकतंत्र जैसे देशों में। इस बार जहां स्थिति थोड़ी बेहतर है वहां भी राज्य में 341 ब्लॉक हैं, और उसमें भी 50 लोग अपना नामांकन डराने धमकाने के बावजूद नहीं किए हैं। राज्यपाल सीबी अनाडा बोस प्रभावित हिंसा क्षेत्रों में जैसे बानगर और कैनिंग, ये सब जो इलाके हैं वहाँ पर अपना दौरा किए, और कोलकाता का राजभवन अपने कंट्रोल रूम को हर समय खोला हुआ है ताकि जनता चुनाव से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी अगर बात हो तो वो फ़ोन करके सीधे सीधे बता सके। राज्यपाल के द्वारा जो कानून है, बिगड़ती व्यवस्था है, उसके लिए अपना ध्यान केंद्रित किया गया है, तथा राज्य सूचना आयोग जो है उस पर हिंसा पर जो है राज्य सूचना आयोग को बहुत ही गंभीर रहने की बात उसके द्वारा की गई है। यानी कि जो राज्यपाल हैं वो पूरे तरीके से राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग जो है उसको अपनी बात कहने के लिए कहते हैं। तो ये जो बात थी उसके लिए थी। अब अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल फ्रेंड्स है लैंग्वेज के ऊपर है, जो भारत में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज विकिपीडिया में होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो बात आई है निकल करके कि विकिपीडिया पर जो है मैक्सिमम लोगों का जो रूटीन बना हुआ है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है नॉन इंग्लिश जो लैंग्वेज है विकिपीडिया पर वो आर्टिकल जो मौजूद हैं विकिपीडिया पर वो उर्दू में, हिंदी में और तमिल पर है। तो यहाँ पर उर्दू, हिंदी, तमिल जो है वो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये सब जो है लीड किए हुए हैं विकिपीडिया पर, और इनका जो है ट्रांसलेशन आप जो है इंग्लिश में नहीं कर सकते, यानी कि ये जो है इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो है यही बात की जा रही है। पूरा का पूरा इनको चार्ट दे करके बताया गया है कि आर्टिकल जो है जो चार्ट फर्स्ट है उसमें 320 जो भाषाएं हैं वो
मौजूद हैं, 320 लैंग्वेज में मौजूद हैं आर्टिकल। और यहाँ पर पूरे वैश्विक संदर्भ में बात की गई है। और चार्ट 2 में 23 लैंग्वेज में जो भारत में बोली जाती है वो मौजूद हैं। उर्दू, हिंदी, तमिल, इसमें जो है 1.5 से 2 लाख आर्टिकल प्रत्येक में मौजूद हैं, यानी तमिल में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, ये सब जो है बोले गए हैं और लिखे गए हैं। और बांग्ला भाषा, बांग्लादेश, ये सब जो है 1.4 लाख आर्टिकल इसमें मौजूद हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है 12,000 आर्टिकल जो है संस्कृत में मौजूद हैं। सिंधी में 15,000 आर्टिकल मौजूद हैं। तो पंजाबी जो है, मलयालम, मराठी, मलयालम, तेलुगु और पंजाबी, इन सब में 0.5 लाख से 1 लाख तक आर्टिकल मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो भारत सरकार की भारतीय संविधान की 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और बोडो और डोगरी को भी उसमें शामिल किया गया है। और दूसरी तरफ जो है भोजपुरी, बिशुनपुरिया और तुलु, इनके साथ जो है 1884 आर्टिकल हैं अभी। तो इसमें जो है जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है वो भी विकिपीडिया पर अवेलेबल है। और बिशुनपुरिया के लगभग 25,000 आर्टिकल मौजूद हैं। और इस तरीके से 79,646 रिकॉर्डर स्पीकर भी 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पर मौजूद हैं जो बिशुनपुरिया बोल ले जाते हैं। और इस हिसाब से पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी था वो हमने बताया आपको, आंकड़े कैसे हैं कैसे नहीं। यानी कि इंडियन लैंग्वेज और अदर जो विदेशी लैंग्वेज की अगर बात करें तो 28.1 लाख पे जर्मन है, 25.6 लाख पे स्वीडिश है, फ्रेंच जो है 25.3 लाख पे है, और डच जो है 21.2 लाख पर मौजूद है। ये सब विकिपीडिया पर अपने अपने लेकर के लैंग्वेज की जो बात होती है, इतने आर्टिकल उस भाषा में मौजूद है। और इंडियन लैंग्वेज और जो उसकी अगर बात करें तो इंग्लिश की जो डोमिनेट, अगर इंग्लिश की बात करें तो 4.5 करोड़ यूजर हैं। और अदर इंग्लिश डोमिनेट के जो हैं वो 4-4.5 करोड़ हैं, जबकि अदर जो लैंग्वेज है उसके 1 करोड़ यूजर्स हैं। इंडियन लैंग्वेज में जो हिंदी डोमिनेट है वो 7.6 लाख लोग जो है हिंदी के साथ वहाँ पर बने हुए हैं। और 2.2 लाख जो है तमिल के साथ वहाँ पर बने हुए हैं। यानी कि जो ये सबको भ्रम होता है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश ही नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज भी होती हैं जो वहाँ पर अपने लिए मौजूद होती हैं। यानी कि उनका भी कहीं न कहीं डोमेन वहाँ पर बढ़ रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हमको जो है हर किसी की भाषा का सम्मान, हर किसी की भाषा को बनाए रखने के लिए भाषा को बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए। आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसको बोलिए, उसको बहुत अच्छे से बोलिए और उस पर गर्व महसूस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के दिन ये पूरा का पूरा करंट एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अ लॉट ऑफ थैंक्स।